नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए उत्तराखंड से जुड़ी हुई तमाम खबरें। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की। इस साथ ही उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि जो MOU साइन हुए हैं उसका 1/4 भी धरातल पर उतर जाए। उन्होंने कहा कुछ दिनों बाद प्रदेश की जनता को पता चल जाएगा कि आधे से ज्यादा MOU इवेंट मैनेजमेंट का छलावा है। आपको बता दें कि राज्य सरकार का ये दावा है कि 3.5 लाख करोड़ के MOU साइन हो चुके हैं, जिस पर लगातार विपक्ष सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। मेरी तो भगवान से प्रार्थना है, ये 3.5 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख भी आ जाए तो धन्यवाद देंगे। सारी चर्चा हो रही थी कि लेकिन प्रयास किया है मुख्यमंत्री ने, प्रयास की हम सराहना करते हैं, लेकिन बाकी ये 10% सार है, 90% होता है जो एक इवेंट मैनेजर्स ने क्रिएट किया है। कुछ दिनों के बाद राज्य को खुद मालूम हो जाएगा कि जो MOU है उनमें से बहुत सारे MOU जो है, सैकड़ों MOU जो है कागजी सिद्ध हुए। और उधर उत्तराखंड बीजेपी ने कार्यकर्ताओं से बेहतर समन्वय के लिए प्रदेश कार्यालय में वरिष्ठ पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने समन्वय के लिए प्रदेश उपाध्यक्ष बलवंत सिंह, विधायक खजान दास, प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार, प्रदेश मंत्री हेमा जोशी, प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा, प्रदेश मंत्री मीरा रतूड़ी, प्रदेश उपाध्यक्ष नीरू देवी, प्रदेश मंत्री गुरविंदर, प्रदेश उपाध्यक्ष शैकेंद्र बिष्ट को जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने ये जानकारी देते हुए कहा कि बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी जनपद से विभिन्न कार्यों एवं कार्यक्रमों के सिलसिले में राजधानी पहुंचते हैं, लिहाजा उनसे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं के निदान करने या संबंधित व्यक्ति तक उसे पहुंचाने के लिए पार्टी लगातार गंभीर प्रयास करती है। इसी क्रम को अधिक व्यवस्थित और सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न प्रदेश पदाधिकारियों को मुख्यालय में बैठने की जिम्मेदारी दी गई है। जहां जो जिस संदर्भित जिसका कार्य हो, उन कार्यों को पूर्णता मिले, उनमें उनको सहायता मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे एसओसी प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी ने उन कार्यकर्ताओं की कार्यों के समाधान के लिए प्रदेश के पदाधिकारियों, जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनके मुख्यालय में ड्यूटी लगाई है। 2 प्रदेश पदाधिकारी एक दिन में प्रदेश कार्यालय में डे अफसर के रूप में रहेंगे और वो प्रदेश भर से आए अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की समस्या को सुनेंगे भी और संदर्भित जहां पर उसका समाधान हो उसके लिए भी समन्वय करेंगे। ऐसा कार्यक्रम हमारे भाजपा प्रदेश कार्यालय के द्वारा सुनिश्चित किया गया है और इसके लिए प्रदेश में जो हमारे पदाधिकारी यहाँ बैठेंगे उनके साथ समन्वय के लिए हमारे कार्यालय सचिव कौस्तुभानंद जोशी जी को उसकी समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। और उधर उत्तराखंड कांग्रेस ने राज्य सरकार से इन्वेस्टर्स समिट में हुए MOU का हिसाब मांगा है। कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि इन्वेस्टर्स समिट समाप्त हो चुकी है। अब समय आ गया है कि सरकार को प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि 3.5 लाख करोड़ के MOU किस किस क्षेत्र में हुए। MOU की जानकारी सेक्टर वाइज देनी चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा और बाकी इंडस्ट्री में कितना काम हुआ, इन्वेस्टर्स समिट में कितना खर्च हुआ, उसका भी ब्यौरा दिया जाए। देखिए, अब वक्त आ गया है कि इन्वेस्टर समिट समाप्त हो चुका है। प्रदेश की जनता को, विपक्ष को, मीडिया को ये जानने का अधिकार है कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट आए। आपने कहा 3,40,000 करोड़ के MOU साइन हुए हैं, तो 3,40,000 करोड़ के MOU जो हैं वो कौन कौन से सेक्टर में, कितने निवेशकों ने यहाँ हायर रेफर सेंटर हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, कितने निवेशकों ने यहाँ विद्यालय या बड़े कॉलेजेस बनाने के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितने इन्वेस्टमेंट्स आए हैं, होटल इंडस्ट्री के कितने इन्वेस्टमेंट आए हैं, ये तो अब आपको जनता के सामने रखना चाहिए कि यहाँ होटल रिजॉर्ट्स बनने के लिए ही सारे निवेश आए हैं। विभागवार, जिलेवार और सेक्टर वाइज बताया जाए कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में लोग निवेश करने के इच्छुक हो रहे हैं या स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोग निवेश करना चाहते हैं। ये सारी बातें अब निकल कर आनी चाहिए और शर्तें भी निकल कर आनी चाहिए कि आखिर उत्तराखंड सरकार ने
किन शर्तों पर इन निवेशकों को यहाँ निवेश करने के लिए बुलाया है। और आगामी लोकसभा और निकाय चुनाव से पहले प्रशासन ने निष्पक्ष और 100% मतदान का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अधिकारी जन जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं और नए वोटर्स को मतदान के लिए जागरूकता फैला रहे हैं और इसके साथ ही उनको शपथ भी दिला रहे हैं। हरिद्वार के एसडीएम अजयवीर सिंह ने SMJN कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मतदाता जागरूकता शपथ दिलाई। एसडीएम अजयवीर सिंह ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। सभी वोटरों को चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहिए। खासकर जो नए वोटर्स हैं उन्हें समय रहते अपना नाम मतदाता लिस्ट में दर्ज करवाना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि BLO ऐप और BLO के माध्यम से नए मतदाता अपना नाम मतदाता लिस्ट में दर्ज करवा सकते हैं। SMJN कॉलेज के अंदर आए थे। इसमें जो मतदाता शपथ हमारे द्वारा कई बच्चों को और शिक्षकगणों को दिलाई गई, जिसके अंदर ये था कि बहुत ही निष्पक्ष तरीके से बच्चे मतदान करेंगे और ब्रीफली बच्चों को बताया गया कि इलेक्शन का प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों के पहली बार वोटर कार्ड बने हैं वो लोग पक्का इसको पार्टिसिपेट करें इलेक्शन के अंदर, और जिनका अगले साल 18 ईयर्स हो जाएंगे वो लोग भी अपना इसको लेकर अवेयर रहें। नहीं, कॉलेज के माध्यम से हो सकता है। डायरेक्टली आप हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी बच्चा प्रिंसिपल साहब के माध्यम से डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर ले। अब तो ऐप भी है, BLO ऐप है, और अपना बच्चे भी डायरेक्टली जो पोर्टल्स हमारे NBFC वगैरह उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम लोग का जो मेन फोकस है ये कि इलेक्टोरल रोल हमारा हेल्दी बन जाए, यानी कि जो लोग 18 साल के हो चुके हैं उन सबके नाम आ जाएं, जो लोग शिफ्ट हैं या फिर इनकी डेथ हो चुकी है उनके नाम कट जाएं, और इसके बारे में जानकारी BLOs के माध्यम से सबको हो जाए कि भाई किसी का नाम छूटे ना। और उधर अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में जिलाधिकारी ने 2 पटवारी की वेतन वृद्धि पर 3 साल की रोक लगा दी है। अंकिता हत्याकांड में लापरवाही बरतने वाली तहसील यमकेश्वर के उदयपुर पल्ला 2 और अजमेर पल्ला 3 के राजस्व उप निरीक्षकों की वेतन वृद्धि पर DM ने 3 साल की रोक लगा दी है। उन्होंने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। साथ ही दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई समाप्त करते हुए सवेतन सेवा बहाली का आदेश जारी किया है। दोनों राजस्व उप निरीक्षकों को अंकिता हत्याकांड में प्रभावी कानूनी कार्रवाई नहीं करने, अंकिता के परिजनों की ओर से दी गई तहरीर पर FIR दर्ज नहीं करने और दायित्व विभागीय कार्यों के प्रति लापरवाही के आरोप में 2022 में निलंबित किया गया था। अंकिता भंडारी केस में जो लास्ट ईयर 2 पटवारियों को सस्पेंड किया गया था और उनके द्वारा FIR दर्ज करने में जो देरी हुई थी, उसी क्रम में जांच जो की गई थी वो जांच कंक्लूड हो चुकी है। उसमें इंक्वायरी ऑफिसर के द्वारा जो चार्जेस उन पर लगाए गए थे उन्हीं के क्रम में सिद्ध पाए जाने की स्थिति में उन्हें मेजर पेनल्टी के तौर पे 3 वर्ष की संचयी आधार पर उनकी इंक्रीमेंट्स को रोका गया है। और उधर केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अरुण हालदार 27 दिसंबर को दिनेशपुर आ रहे हैं, जिसको लेकर बंगाली महासभा उत्तराखंड के द्वारा नगर पंचायत निवर्तमान अध्यक्ष सीमा सरकार के आवास पर एक बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में अरुण हालदार की भव्य स्वागत की तैयारियों के लिए 20,000 लोग एकत्रित करने के लिए कई लोगों की जिम्मेदारी लगाई गई है। इस दौरान बंगाली महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार ने कहा कि समाज की तमाम समस्याओं के समाधान के लिए बंगाली महासभा संघर्षरत है। अनुसूचित जाति के मुद्दे को लेकर आयोग के केंद्रीय अध्यक्ष से दिल्ली स्थित गृह मंत्रालय में कई बार मुलाकात की गई और उन्हें समस्या से अवगत कराया गया। उन्होंने अपने स्तर से समाधान के प्रयास का आश्वासन दिया। इसी कड़ी में 27 दिसंबर को उनका दिनेशपुर आगमन हो रहा है। इस समय से एक प्रयास है कि अनुसूचित जाति का दर्जा बंगाली समाज को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में प्राप्त हो, जिस पर उत्तराखंड बंगाली महासभा द्वारा लगातार कई दौर की बैठकें दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में हो रखी है। उसी में अब 27 तारीख को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री अरुण हालदार जी स्टेडियम दिनेशपुर में पहुंच गए, जिनका एक भव्य स्वागत और सम्मान होना है और संपूर्ण बंगाली समाज एकत्रित होकर उनका सम्मान करने चाह रही है और सम्मान होना है। उधर फरवरी 2018 में संभागीय परिवार
प्राधिकरण की बैठक में वाहनों से लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर चिंता जताई गई थी, जिसके बाद इस दौरान पर्यावरण संरक्षण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। देहरादून में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला, जिसके बाद वाहनों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन अब तक एक भी ईवी चार्जिंग स्टेशन नहीं बना है। देहरादून के लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन तो खरीद लिए, लेकिन अब चार्जिंग स्टेशन नहीं होने पर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल देहरादून में वर्तमान में 10,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन है और इस दौरान कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज की रिसर्च के तहत 40 गाड़ियों पर एक चार्जिंग कनेक्टर होना जरूरी है। एक चार्जिंग स्टेशन पर औसतन 6 कनेक्टर होते हैं। ऐसे में 6,000 वाहनों के लिए देहरादून में 250 कनेक्टर की जरूरत है। इतने कनेक्टर के लिए कम से कम 42 चार्जिंग स्टेशन की जरूरत होगी। परिवहन विभाग ने 50 चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन पिछले 2018 से अभी तक शहर में कहीं पर भी चार्जिंग स्टेशन नहीं लगे हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को चार्जिंग को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं जिस तरीके से सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर प्रोत्साहित किया था, ऐसे में कुछ लोगों ने इलेक्ट्रिक वाहनों से अपना व्यापार शुरू कर दिया है। इलेक्ट्रिक वाहन ट्रैवल एजेंसी की माने तो चार्जिंग स्टेशन नहीं होने के कारण उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और चार्जिंग स्टेशन नहीं होने के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों की जो चार्जिंग है वो होटल में जाकर इस दौरान करनी पड़ रही है। प्राइवेट वाहन खरीदने पर उसका टैक्स माफ किया जा रहा है और अगर कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो 20% की टैक्स में छूट दी जाती है। इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ साथ हमारे पास अब जो चार्जिंग स्टेशन हैं उनकी आवश्यकता प्रतीत हो रही है, जिसके अंतर्गत परिवहन विभाग द्वारा पूरे एरिया का सर्वे कराया गया और सर्वे के अंतर्गत हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जो प्लेन एरिया है वहाँ पर लगभग 9 किलोमीटर के दायरे में एक चार्जिंग स्टेशन कम से कम हो, जिसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हो। इसके अंतर्गत हम लोगों ने डिफरेंट स्पॉट्स चिन्हित कर लिए गए हैं जो अलग अलग क्षेत्र हैं और उन स्पॉट्स पर हम दोनों तरीके से काम कर रहे हैं। एक जो सेंट्रली स्कीम्स हैं, फंडेड हैं, उनके माध्यम से हम यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं और दूसरा अगर कोई प्राइवेट लोग भी अगर आकर इसमें अपना सहयोग या अपना चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहते हैं तो उनकी स्कीम के अनुसार उनसे भी क्या कोऑर्डिनेशन किया जा सकता है। अक्सर जब लोग किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते हैं तो सीट ना मिल पाने की जद्दोजहद में आम व्यक्ति को काफी परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन इस समस्या का जल्द ही समाधान देखने को मिल सकता है। आरटीओ सुनील शर्मा के अनुसार सरकार देहरादून की सड़कों से पुरानी बसों को हटाकर नई हाई क्वालिटी बस चलवाने की योजना बना रही है, ताकि लोग निजी वाहनों का उपयोग कम से कम करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ताकि ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या का भी समाधान किया जा सके। साथ ही 10 नए रूट पर भी बसों के संचालन की बात आरटीओ सुनील शर्मा ने की है। ये पिछले साल भर से ये प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पर अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट किया जाए, जिससे कि प्राइवेट गाड़ियाँ जो बहुत ज़्यादा सड़कों पर आ रही हैं उससे जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो। उसके अंतर्गत अब तक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के लिए 9 रूटों पर 180 सिटी बस हमारी संचालित हो रही हैं। नए प्लान के अंतर्गत हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो पुरानी सिटी बसेस हैं उनकी जगह हम नई हाई क्वालिटी की बसेस चलाएं और उनको 10 रूटों पर संचालित किया जाए, जिससे कि लोग हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग ज़्यादा करें और प्राइवेट गाड़ियों से इतना ज़्यादा उपयोग ना हो। इसके साथ साथ शहर की छोटी सड़कों में जहाँ पर कि पतले मार्ग हैं वहाँ पर भी हम लोग अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में छोटी बसेस चला रहे हैं जो कि 13 सीटर हैं, जिन्हें आम भाषा में टाटा मैजिक कहा जाता है। एट प्रेजेंट वो 750 चल रही हैं और जो 34 रूटों पर चल रही हैं। इसके अलावा 10 नए रूटों का सृजन किया जा रहा है, जिससे कि और भी जो क्षेत्र जो बचे हुए हैं वहाँ पर इन वाहनों का संचालन हो सके और लोग इन वाहनों के माध्यम से भारी क्षेत्रों से मेन रोड पर या मेन जो देहरादून के मुख्य बाजार है वहाँ तक पहुँच सके।
और उधर मसूरी देहरादून मार्ग पर झड़ी पानी के निकट इंदिरा कॉलोनी निवासी जितेंद्र रोहिला लगभग 200 मीटर गहरी खाई में गिरने से घायल हो गए, जिन्हें एसडीआरएफ, अग्निशमन दल, मसूरी पुलिस और स्थानीय लोगों द्वारा खाई से बाहर निकालकर 108 एम्बुलेंस की मदद से देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उनका उपचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जितेंद्र रोहिला अपने परिवार के साथ झड़ी पानी से देहरादून की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बीच रास्ते पर गाय को रोटी खिलाते समय उनको धक्का लग गया, जिससे वो गहरी खाई में जा गिरे। मौके पर पहुंचे मसूरी उप जिलाधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने घटनास्थल पर जाकर राहत बचाव कार्य का जायजा लिया और घायल को मुख्य मार्ग तक पहुंचाने में मदद भी की। इस मौके पर प्रत्यक्षदर्शी मोहन ने बताया कि उनके द्वारा एक गाय को रोटी खिलाई जा रही थी। इस दौरान गाय के धक्के से वो गहरी खाई में जा गिरे। वहीं उप जिलाधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने बताया कि राहत और बचाव कार्य में सभी विभागों द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घायल को चिकित्सालय भेजा गया है। उन्होंने कहा कि सभी विभागों द्वारा बेहतर तालमेल दिखाते हुए कुछ ही मिनट में रेस्क्यू ऑपरेशन कर लिया गया। ये देखिए, हम लोग को ना सेट पे मैसेज आया कि ऐसे ऐसे व्यक्ति जो हैं जितेंद्र सिंह नाम के, ये हमारे यहाँ पे शायद गाय को खाना खिलाने की कोशिश कर रहे थे और गाय ने शायद ऐसा सींग मारा, उनके परिवारजन बता रहे हैं। तो वो सींग मारने की वजह से उनका बैलेंस डगमगाया और वो नीचे शायद जा पड़े खाई में, काफ़ी नीचे चले गए थे। तो मौके पे तुरंत जो है पुलिस ने, फायर के और प्रशासन की तरफ से सभी टीमें तुरंत पहुँच गई। मैं भी रास्ते में ही था, मसूरी जा रहा था, तो न्यूज़ आई तो मैं भी नीचे देखने गया और एज ए डॉक्टर भी, मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ तो एग्जामिन करने के लिए भी नीचे होता है, इसी वजह से मैं भी नीचे गया था। और सबने बहुत ही अच्छा एफर्ट किया, पूरी टीम जो है, और इतने में एसडीआरएफ भी यहाँ पर पहुँच गई। सबने मिलकर शीघ्र अतिशीघ्र हार्डली 10-15 मिनट में उनको जो है खाई से नीचे उतारा है, ऊपर लेकर आए हैं और एम्बुलेंस जो है सारी व्यवस्थाएं करके हमने उनको भी अस्पताल में अग्रिम इलाज के लिए भेजा है। सभागार में उप जिला अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी की अध्यक्षता में विंटर लाइन कार्निवाल को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संबंधित विभागों के साथ ही मसूरी के विभिन्न संस्थाओं और गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर तय किया गया कि 26 से 30 दिसंबर तक विंटर लाइन कार्निवाल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उत्तराखंड के लोक कलाकारों के साथ ही देश के नामचीन कलाकार हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं और साहसिक खेलों का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही भारत तिब्बत पुलिस बल द्वारा बैंड स्टैंड पर प्रतिदिन बैंड वादन किया जाएगा। बताते चलें कि वर्ष 2013 से विंटर कार्निवाल का आयोजन किया जाता है, जिससे यहाँ के व्यवसाय में वृद्धि होती है और दूर दूर से पर्यटक विंटर कार्निवाल को देखने के लिए पहुंचते हैं। आपको बता दें कि मसूरी से दिखाई देने वाला विंटर लाइन को लेकर कई खबर प्रकाशित की गई हैं। विंटर लाइन विश्व में स्विट्जरलैंड और मसूरी से ही दिखाई देती है, जो कि पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र होती है, लेकिन प्रचार प्रसार की कमी के कारण इसका व्यापक प्रचार नहीं हो पाया। लेकिन अब इसका संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने विंटर लाइन कार्निवल आयोजित करने का निर्णय लिया है। और उधर पौड़ी पहुंचे हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर वीरेंद्र जुयाल ने खांडू सेन स्थित नर्सरी में काश्तकारों के साथ एक बैठक आयोजित की, जिस पर कीवी, माल्टा, सेब की पैदावार के संबंध में उन्होंने काश्तकारों से चर्चा की। इस दौरान काश्तकारों ने अपनी समस्याएं भी उनके समक्ष रखी, जिसके निस्तारण करने के लिए उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा भी दिलाया। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा पौड़ी में कोल्ड स्टोरेज के लिए प्रस्ताव दिया जाएगा, जिससे कि ग्रामीण अपने फल और सब्जियों को लंबे समय तक स्टोरेज कर पाएंगे। इस दौरान बैठक में उद्यान अधिकारी राजेंद्र तिवारी भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने बताया कि हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर वीरेंद्र जुयाल द्वारा ग्रामीणों के साथ बैठक की गई, जिसमें उन्होंने सरकार की योजनाओं के बारे में भी विस्तार से ग्रामीणों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीणों के हित के लिए लगातार कार्य करती हुई नजर आ रही है और उनकी भी प्राथमिकता है कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों को हर सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जहां एक ओर जिला प्रशासन अतिक्रमण पर सख्त होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं पुलिस प्रशासन भी अब यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए
काफी सख्त नजर आ रहा है, क्योंकि आजकल देहरादून के एसएसपी अजय सिंह यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए खुद सड़कों पर उतरे हुए हैं। ऐसे में जहां एक तरफ व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है, तो दूसरी ओर अतिक्रमण करने वाले लोगों में भी हड़कंप मचा हुआ है। एसएसपी अजय सिंह आड़त बाजार देहरादून पहुंचे और उन्होंने व्यापारियों को सख्त हिदायत दी कि कोई भी व्यापारी सड़क पर अतिक्रमण नहीं करेगा। उधर दून अस्पताल में जल्द ही एड्स के मरीजों की सहूलियत के लिए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यानी कि ART सेंटर खोला जाएगा। इस केंद्र में HIV मरीजों का इलाज होगा। इसके लिए दून हॉस्पिटल के प्रशासन ने तैयारियां कर ली हैं। इसी को लेकर दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि HIV के मरीजों की सुविधा के लिए ART सेंटर खोला जाएगा, जिसके लिए हमने अपना पूरा काम कर लिया है। उन्होंने बताया कि मेडिसिन OPD में 2 से 3 लोग दिए जाएंगे, जहां पर मेडिकल ऑफिसर, नर्स और संबंधित स्टाफ बैठ सकें। उन्होंने कहा कि यहां आ रहे मरीजों को अस्पतालों के अंदर ही ये सुविधा मिल सके, इसलिए ART सेंटर खोला जा रहा है। उधर उधम सिंह नगर जनपद की थाना पुलभट्टा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 461 ग्राम अवैध स्मैक के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 मोबाइल और इसके साथ ही कुछ कैश भी बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 46 लाख रुपए आंकी जा रही है। आरोपी उत्तर प्रदेश के बरेली से पुलभट्टा क्षेत्र होते हुए रुद्रपुर क्षेत्र में सप्लाई किया करते थे। मामले का खुलासा हुआ आज एसएसपी उधम सिंह नगर मंजुनाथ ने अपने कार्यालय में इस पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि इसके लिए एक पुलिस टीम गठित की गई थी। कमलेश भट्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम यूपी की सीमा के पास संदिग्धों की तलाश में चेकिंग कर रही थी। इसी बीच 2 बाइक को रोका तो वो उत्तर प्रदेश की तरफ वापस जाने लगे। पुलिस ने इस दौरान संदेह होने पर घेराबंदी कर इनको पकड़ लिया। पुलभट्टा थाना पुलिस की द्वारा बेहतरीन काम करते हुए आज नशे के विरुद्ध काम करते हुए कुल मिला के 461 ग्राम 461 ग्राम जो है अवैध स्मैक का बरामद किया गया है। इसमें 461 ग्राम का मार्केट वैल्यू 46 लाख से भी ऊपर होता है। तो इसके अलावा मैं साथियों बता जाऊंगा, इसमें 2 अभियुक्तों का गिरफ्तारी हुए हैं। तो दोनों के कब्जे में कुल मिला के 461 ग्राम स्मैक है। उसमें एक अभियुक्त जो है वो बरेली का थाना शाही का वो ब्रजेश नाम का व्यक्ति है। वो वहां का ग्राम चौकीदार के पद पर नियुक्त था, तो नियुक्त है। तो इसके द्वारा इतना काम किया जा रहा है कि बहुत एक मतलब सीरियस ये खुलासा है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सीरियस खुलासा है। इन लोगों द्वारा विगत कई दिनों से ये तस्करी करके सप्लाई करते थे किच्चा रुद्रपुर इस क्षेत्र में। पुलभट्टा तो आने का एक रास्ता हुआ, तो ये सटीक इनपुट के आधार पर टीम द्वारा कार्रवाई की गई है। और फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।